ओके, सो फर्स्ट फेज में क्या हो रहा होता है कि लाइक जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, सो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में दो ब्लॉक्स बन गए, लाइक जिसको अगर हम सिंपली कहें तो एक कॉल स्टैक बन रहा होता है, ठीक है। और मजीद इसको अगर एलेबोरेट करें मेमोरी कोड वाइज, तो एक तरफ जो है फर्स्ट फेज में हमारे पास अगर कोई कोड है और एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज कराया वार के नाम से, जिसको वार नंबर इज इक्वल टू 10 किया है, और उसके साथ ही हमारे पास एक फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट का जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा, वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट फेज में जस्ट मेमोरी में वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाता जा रहा है, ठीक है। और सेकंड फेज में जो है उसको जो है एक्चुअल वैल्यूज देता जा रहा है। तो अगर हम मेमोरी वाले ब्लॉक की अगर बात करते हैं, एक, तो इसमें हो क्या रहा होता है कि लाइक इसको सिंपल वर्ड में वेरिएबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। और अगर हम कोड की बात करते हैं तो इसको जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आप में से कोई चीज ऐड करना चाहे कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड है या मल्टी थ्रेड है, कमेंट में बता, इसमें चैट में बता दें। ओके, जी, कोई ऐड करना चाहेगा जावास्क्रिप्ट के बारे में, कोई आइडिया है? इज इट अ सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज? ओके, हमारे साथ मेंबर्स में अब्दुल कादिर, अब्दुल रहमान, हारिस, साबिर, आप में से कोई शेयर करना चाहिए? ओके, जैन सिंगल थ्रेड, मोइज सिंगल थ्रेडेड, एनीवन एल्स? ओके, जैन जैन, ठीक है। सो एग्जैक्टली इट्स अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। तो जैसे ही ये एक दफा सिंगल थ्रेडेड मीन इट वर्क एज लाइक सिंक्रोनियस लैंग्वेज। सो इट्स आई वुड रिक्वेस्ट टू उसामा फारूक कि अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो। सो द बेसिक थिंग, जितने भी लोगों ने हमें जहाँ पे ज्वाइन किया है, ठीक है, मैं फिर अगेन कहूँगा कि ये जो आज का हमारा सेशन है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज डीपली सार उसामा के साथ आने का यही पर्पस था कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे इस सेशन की, तो मैंने रियलाइज किया कि एक एक चीज को बड़ा डीपली जाके जो है ना वो समझा रहे थे। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना, सो क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कीजिए, और साथ साथ आप नोट्स बना लें ताकि आपको जो है ना एक एक चीज क्लियर हो जाए। सो मूविंग फॉरवर्ड के नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोजर का कॉन्सेप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग टू इंटरव्यू, के हर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला कि क्लोजर क्या होता है, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में क्लोजर अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन जो अपने लेक्सिकल इन्वायरमेंट के साथ जो है वो बाइंड किया जाए, उसको क्लोजर कहते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ जॉर्गन्स, कुछ टेक्निकल टर्म्स हम यूज करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग पे जो बहुत बिगनर लेवल्स के जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनको प्रॉपर समझ ना आए। सो डोंट बी कंफ्यूज, लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर कीजिएगा कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट सिंपल वर्ड्स में आप कह लें कि जो भी एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शंस इंटायरली इट्स अपर फंक्शन, लाइक ग्रीटिंग का जो भी ओवरऑल बॉडी है उसके अंदर कोई भी वेरिएबल अगर यूजेबल है, यूज किया हुआ है, तो उसको हम जो है इस फंक्शन के अंदर गेट कर सकते हैं। सिंपली अगेन, functions bind together with its lexical environment is called closure। जी उसामा, कुछ ऐड करेंगे आप? ओके, अस्सलाम वालेकुम। उसामा, उसामा भाई थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर, स्ट्रीम यार्ड पे स्क्रीन थोड़ी सी जूम इन कर लें, और थोड़ा सा काइंडली अपना विजिबल कर माइक लें। ऑन कर नहीं, लें। जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं।
कंट्रोल अगर आप, हाँ ठीक है, हो रही है, गुड है, ओके। जी ठीक है। जी बिल्कुल। थैंक यू। उसामा भाई, आप स्ट्रीम यार्ड पे म्यूट है? आप स्ट्रीम यार्ड पे म्यूट हैं। रिपीट कर अच्छा, दीजिएगा प्लीज। वो उससे आवाज़ में भी रिपीट होती थी। नहीं, आपने टैब म्यूट करना है जस्ट। अच्छा चले, अब ये सिंपल होस्टिंग होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लोजर्स पे कि क्लोजर्स क्या है। अब क्लोजर्स का सजाद ने आपको बताया कि सिंपल के कोई भी इनर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम आउटर कॉन्टेक्स्ट की चीज़ एक्सेस करें तो उसको हम कहते हैं क्लोजर, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इसका इसका नाम मैंने रखा यूज़र नेम, ठीक है। और उस वेरिएबल को मैंने अभी इस फंक्शन में पास नहीं किया एज अ पैरामीटर, ठीक है। यूजुअली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हमें वो फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ पास करना पड़ता है और फिर हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमारे इनर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम अपने आउटर कॉन्टेक्स्ट की चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। और अगर आप प्रिंट नेम, एक्चुअली मैंने ना इस जेएस फिडल पे इसको करने की कोशिश भी की थी। हम किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हो नहीं रही थी। तो अगर आप इसकी देखेंगे, इसको प्रिंट आउट करके देखेंगे देखेंगे तो इसमें एक स्पेशल कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है क्लोजर। तो उस क्लोजर के अंदर सारे उसके आउटर कॉन्टेक्स्ट के सारे वेरिएबल, सारे फंक्शंस उसके अंदर डिफाइंड होते हैं और हम डायरेक्टली वहाँ से पकड़े होते हैं, ठीक है। इसको इस सिंपली इसको कहते हैं क्लोजर, कि आप किसी भी इनर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इनर स्कोप के अंदर अपने आउटर स्कोप की चीज़ें एक्सेस करें, ठीक है। अब इसके इसके आगे से इंटरव्यू क्वेश्चन जितने ज़्यादा हैं कि मोस्टली जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं वो 50% होते ही इसी पे बेस करते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स सपोज प्रिंट का, ठीक है। और इसको मैं सिंपल फंक्शन ही बनाता हूँ और मैं बना लेता हूँ जी प्रिंट का फंक्शन बना लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ उसका, लेट्स को मैं बार के साथ कुछ रख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और इनर फंक्शन बनाता हूँ। और उसके अंदर अगर मैं ये एक्सेस करूँ तो फिर भी ये एक्सेसिबल है। मतलब बात वही है कि हम अपने आउटर कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें इनर कॉन्टेक्स्ट में गेट कर सकते हैं, गुड है। ठीक है। अगर मैं अब इसको कॉल करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ यहाँ से,
इस फंक्शन का मैं यहाँ से रिटर्न करवाया और मैं यहाँ से कॉल करता हूँ जी प्रिंट फंक्शन, और आगे से मैं उसको जो भी मुझे आता है मैं उसको दोबारा से, क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन मुझे ये फंक्शन रिटर्न करेगा और मैं दोबारा से उसको कॉल कर देता हूँ, तो मुझे आउटपुट आएगी एवरीथिंग। ठीक है, मतलब इस इनर फंक्शन के अंदर हमने उस आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस किया है। ठीक है, इसी को सिंपली अब जो जो क्लोजर होगा वो एक्चुअली इस फंक्शन के अंदर नेम के नाम से एक क्लोजर डिफाइन हो जाएगा इस फंक्शन का। ठीक है, इसको सिंपल कहते हैं क्लोजर। अब इससे जो अगली स्लाइड है वो हमारी है सजाद भाई, अगर आपको एक बार स्लाइड दिखा दें, अगर अगर क्लियर की किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो मुझे बता दें, मैं इसको किसी और एग्जांपल से भी क्लियर कर सकता हूँ। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। ठीक है सामा भाई, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। ओके, Okay, so the नेक्स्ट थिंग इज कर्रिंग कि कर्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कर्रिंग का कॉन्सेप्ट लाइक अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो इंस्टेड ऑफ evaluating मल्टीपल पैरामीटर्स इन अ फंक्शंस, और हम जो है उसको बजाय के उसको लिखने के हम एक सिंपल फंक्शन लिखते हैं जो कि मल्टीपल जो उसने पैरामीटर्स लेने थे। ठीक है, मल्टीपल उसने जो है वो पैरामीटर की बजाय वो अप एक ही फंक्शन जो है वो रिटर्न कर दे नेक्स्ट जो उसने फंक्शंस अपने में लेने हैं। ठीक है, सो सिंपल वर्ड के बजाय कि हम ये लिखें इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट एट दिस, हम जो है वो करिंग को यूज करते हुए जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक फंक्शंस को। तो इसको अगर हम एग्जांपल से देखेंगे आपको जो है ना जल्दी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। समा भाई ये इसकी एग्जांपल को रिलेट करेंगे काइंड। जी जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन आई थिंक शेयर है, शेयर जी है। शेयर शेयर स्ट्रीम यार्ड पे भी बिल्कुल शेयर। ओके, अच्छा, अब मैं जाता हूँ उस पर वापस। अच्छा, उस अब जो करिंग है वो एक्चुअली क्या होती है कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहे। ठीक है, इसको हम सिंपली वर्ड्स में कहते हैं करिंग, और रिकरियन भी कहते हैं इसको। अब मिसाल के तौर पे मुझे अब इंटरव्यूअर मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये इंटरव्यू क्वेश्चन करता है कि मुझे एक ऐसा फंक्शन बना के दो जो इस तरह काम करे कि मुझे इसका टोटल सम निकाल के दे। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? अब ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ क्लोजर से ही पॉसिबल है, इसके अलावा हम इसका सोल्यूशन इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब ये एक्चुअली हमें इंटरव्यूअर क्या कह रहा होता है कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसमें मल्टीपल ये पैरामीटर्स नहीं है, ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है, और कुछ ना कुछ इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन आप में से कोई बता सकता है ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? जी, हमारे साथ फ्याज हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल कादिर, कोमल रजा, मोइज अहमद। आप में से कोई भी कमेंट में जो है वो या चैट में बता दे। ओके ओके ओके। अच्छा चलें, हम स्टार्ट इसको करते हैं। अब इसको हम साथ साथ समझते हैं और साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सम। ठीक है, और उसमें मैं एक वेरिएबल पकड़ लेता हूँ क्योंकि हर एक कॉल में हम एक ही उसका पैरामीटर ले रहे हैं। ठीक है, और इसको अब मैंने करना ऐसे है कि मुझे प्रीवियस वैल्यू भी उसकी मेंटेन रख सकूँ, और नेक्स्ट वैल्यू जो मुझे दोबारा फंक्शन ये कॉल हो, यही फंक्शन दोबारा कॉल हो, तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू भी मिले और उसमें एडिशन करूं, और मुझे जो सम है वो मैं दोबारा से रिटर्न करूं, और रिटर्न मैं फंक्शन ही करूं ताकि मैं फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकूं। ठीक है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बनती है। तो मैं इसको सिंपल अगर ऐसे करूं कि एक मैं फंक्शन रिटर्न करूं जो किसी भी नेम का हो, और उसमें एक और पैरामीटर मैं किसी और नेम से ऐड कर दूं, और उसमें मैं सिंपल सिंपल ये कर दूं कि मैं यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी कर दूं, तो ये मसला हल हो गया। और ये मसला हल कैसे हुआ ये भी हमने देखना है। ठीक है,
कि इससे अगर लेट्स सपोज मैं इसको अगर कंसोल करता हूँ, अभी इसको ये रखें, आया नहीं है, कंसोल नहीं किया हमने। अच्छा, अब इन दो का सम हमें मिल गया, तो और ये एक्चुअली कॉल कैसे हो रहा है कोई बता सकता है? ये एक्चुअली ए में एग्जैक्ट ए की वैल्यू ही क्यों आई है और बी में एग्जैक्टली बी की दूसरे पैरामीटर की वैल्यू ही क्यों आई है? जी, आप में से कोई जो है वो ऐड करना है। सीक्वेंस साबिर का जो है वो कमेंट है सीक्वेंस है, और शुएब अहमद, सैयद बिलाल हैदर, टू क्लॉक, आप में से कोई चीज़ ऐड करना चाहे? फिट है, ओके जी। अच्छा अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें, सबसे पहले जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया इतने को, ठीक है, तो हमने ए फंक्शन ए की वैल्यू भेजी 2, ठीक है, और आगे से हमने दोबारा इसके अंदर इनर फंक्शन के अंदर हमने ए की वैल्यू ही भेजी अभी, ठीक है, और उसमें ए प्लस बी अभी कुछ नहीं आया, तो सॉरी ठीक है, ओके। सबसे पहले जब हमने सम कॉल किया तो ए की वैल्यू इसमें गई, ठीक है, और अब बी चूंकि इसका इनर फंक्शन है, ठीक है, तो इनर फंक्शन के अंदर जब इनर फंक्शन कॉल करेंगे हम दूसरी बार और जब 3 वैल्यू भेजेंगे तो ये दोबारा फंक्शन कॉल हुआ और ए के अंदर उसकी ये इसकी होस्टेड वैल्यू पड़ी हुई थी, मतलब इसका क्लोजर ए क्लोजर इस फंक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस इनर फंक्शन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके आउटर फंक्शन के सारे वैल्यूज एक्सेसिबल होती हैं, तो बी की वैल्यू तो इसकी अपनी थी और ए की वैल्यू इसके आउटर वेरिएबल आउटर फंक्शन की थी, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्लोजर की वैल्यू इस फंक्शन फन के अंदर ए के नाम से एक क्लोजर की वैल्यू पड़ी हुई थी, जिसको उसने प्लस प्लस करके ए प्लस बी और उसका रिटर्न हमें आंसर कर दिया, ठीक है। फिट है। सो मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं करिंग से लेके जाता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर जितने मर्जी पैरामीटर्स पास कर दूँ और इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, मतलब इसको मुझे सम करके देना चाहिए, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा? अब उसमें उसमें होना क्या चाहिए कि हमें यही फंक्शन बार बार कॉल होना चाहिए, ठीक है, और एट द एंड हमें आउटपुट जब आ जाए तो हमें वो आउटपुट रिटर्न कर दे, ठीक है, जो लॉजिकली होना चाहिए। तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं कि हम लेट्स सपोज यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर तो हमें जो नेक्स्ट वाला आर्गूमेंट है जो बी वाला है, अगर वो हमें मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, क्योंकि वो अपने जो प्रीवियस, मिसाल के तौर पर मैं इसको बार बार कॉल करता हूँ ना, तो ये अपने से आउटर वाले जो स्कोप होगा ना उसके वेरिएबल को अपने अंदर एज अ क्लोजर वैल्यू रखेगा, ठीक है, तो इस तरह ये वो उसको सम करता जाएगा जितने भी उसके आउटर कॉन्टेक्स्ट में होंगे उनको सम करता जाएगा, और जब उसका सारा रिजल्ट आ गया तो वो हम उसको एट द एंड उसका सम रिटर्न कर देंगे जो कि ए में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये 13 उसका आंसर आ गया। अब इसमें मैं लेट्स सपोज इसको मजीद एक बार कॉल करता हूँ तो उसका आ जाएगा 17। अगर इसकी एग्जीक्यूशन की समझ नहीं आई तो मैं एग्जीक्यूशन इसकी दोबारा समझा देता हूँ। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो? सॉरी, एक दफा समा भाई फिर रिपीट कर दें, लाइक कि किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट कर। अच्छा, मैं अब इसकी एग्जीक्यूशन वन बाय वन समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये फंक्शन चला, ठीक है, ये फंक्शन चला ठीक और है, इसमें हमारी वैल्यू गई 2, ठीक है, और इसने आगे से एक फंक्शन रिटर्न किया, ठीक है, ओके, आउटर फंक्शन ने,
और आउटर फंक्शन ने जब हमें फंक्शन रिटर्न किया तो उस फंक्शन के अंदर हमने 3 वैल्यू पास की, ठीक है। इस फंक्शन जब ये इतना फंक्शन कॉल हुआ ना, इतना फंक्शन, लेट्स सपोज इसको मैं पकड़ के यहाँ ले आता हूँ, जब इतना फंक्शन कॉल हुआ ना अभी, तो इसने हमें रिटर्न किया था एक फंक्शन, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख देता हूँ। इसने हमें एक फंक्शन रिटर्न किया था, ये वाला फन फंक्शन हमें रिटर्न किया था, ठीक है। और वो भी एक आर्गुमेंट ले रहा था, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, सिर्फ इतनी तक, यहाँ तक जब एग्जीक्यूशन हुई, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन जो उसने रिटर्न किया था हमें, यहाँ पे मिला फंक्शन ये वाला, ठीक है। और उसको हमने दोबारा कॉल किया और उसमें वैल्यू हमने भेजी 3, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, उसमें वैल्यू गई 3 बी में, ठीक है। अब चूंकि ये जो फंक्शन है ये इनर फंक्शन है और इसके आउटर फंक्शन की जो भी वैल्यूज होंगी वो भी वो एक्सेस कर सकता है। क्लोजर्स में यही कॉन्सेप्ट हमने पहले एक्सप्लेन किया कि अब कोई भी इनर स्कोप की वेरिएबल्स हम उसके आउटर स्कोप के कोई भी वेरिएबल्स हम उसके इनर स्कोप में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास क्या आया कि हम ए तो हमारे पास आया, बी भी हमारे पास आया, ठीक है। और हमने यहाँ से दोबारा से सम फंक्शन रिटर्न कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि जब तक उसको बी नहीं मिलता, ये देखें एंड वाली अगर हमारी आप कॉल देखें तो उसमें हम ये बी को दोबारा वैल्यू नहीं भेज रहे। तो जब हम बी को वैल्यू नहीं भेजेंगे तो फिर हम जो एट द एंड हमें ए में रिजल्ट मिल रहा होगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एट द एंड। मिसाल के तौर पे अगर मैं पहला फंक्शन कॉल करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू गई ए, ठीक है, उसने रिटर्न किया मुझे एक फंक्शन जिसमें एक और पैरामीटर जा रहा था, ये वाला। अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो उसने चेक किया कि मेरे पास अगर बी की वैल्यू है जो कि ये 4 है वैल्यू, ठीक है, तो वो दोबारा इसी में जाता गया। और एट द एंड जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, जब बी की वैल्यू नहीं होगी तो ए में जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू होगी वो ए प्लस बी वाली रिटर्न वैल्यू होगी, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो भी उसका रिजल्ट होगा। और एट द एंड हम उसको जब खाली एग्जीक्यूट करेंगे फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर, तो फिर उसमें चूंकि उसको बी नहीं मिलेगा तो वो एट द एंड ए ही रिटर्न कर देंगे, जो कि उसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट हम रिटर्न कर रहे हैं पहले। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है, साबिर अहमद, गॉट इट। हारिस, ओके हो गया। चलें जी, थैंक यू। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, उसामा भाई आप स्क्रीन खुद ही जो है वो रखिएगा, मैं वैसे ही टॉपिक बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमने पूछना ही है कि आप में से कोई बताना चाहे कि पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या फर्क है। ये सिर्फ हम नहीं बोलेंगे इस पे, ये हम जो है वो ऑडियंस से ही पूछेंगे कि आप में से कोई ऐड करना चाहे कि आप पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या फर्क है। जी, साबिर, असीम अलीम, मोइज अहमद, ओके, टू क्लॉक, जिशान अहमद, कोई आप में से, ये आपने ही जो है इसका आंसर करना है, चाहे चैट में बता दें चाहे कमेंट में बता दें। जी, कोई ऐड करना चाहेगा? कोई नहीं? अजीम भाई आप? श्योर श्योर, प्लीज। पैरामीटर बेसिकली जब हम फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट करते हैं तब हम पास करते हैं, और आर्गुमेंट जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब पास करते हैं। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। और कोई बताना चाहे? चलें, फिट है ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। आप भी छोड़ते हैं कि आपने इसको जो है ना वो थोड़ा सा सर्च करना है कि लाइक क्या होता है पैरामीटर और आर्गुमेंट में डिफरेंस। अगला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। रिएक्ट का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट में जो है बेसिकली कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल कंपोनेंट हम पेरेंट कंपोनेंट बनाते हैं रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और अगर हमने एक ही लॉजिक को
डिफरेंट जगह पे यूज करना है तो हम जो है वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट को यूज करते हैं. सो अभी विद एग्जांपल जो है वो सामू भाई समझा देते हैं कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक्चुअली वर्क किस तरह से करते हैं. जी. अच्छा अच्छा हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अगर एक ही काम कर रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर और उनका लॉजिक सबका सेम है, या आप इस तरह कह लें कि आप मोस्ट ऑफ द लॉजिक जो है वो कॉपी कर रहे हैं बार बार डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है? तो उस केस में आपको ये रिएक्ट का एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसको हम रिएक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स ये होते हैं कि वो किसी एक कंपोनेंट को अपने अंदर लेते हैं और उसमें कुछ इन्हांसमेंट करके तो एक न्यू कंपोनेंट रिटर्न करते हैं, ठीक है? और इसका यूज़ क्या है कि अगर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर सेम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है डिफरेंट कंपोनेंट की बेस पे, लेट्स सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप किसी एक पोस्ट के लाइक्स को काउंट कर रहे हैं या आप एक किसी पोस्ट के कमेंट्स को काउंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप काम एक ही कर रहे हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप एक जगह पे काउंट्स को लाइक कर रहे हैं और एक जगह पे कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं. तो आपका जो लॉजिक है वो तो सेम है कि आपने हर बार काउंट को इंक्रीज करना है ऑन बटन क्लिक, ठीक है? तो आपका लॉजिक सेम है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड फॉर बोथ दीज कंपोनेंट्स, आप एक ही अगर कंपोनेंट बनाएं और उसमें ये लॉजिक एम्बेड कर दें और उसको एक जिस कंडीशन में आपने यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे अगर आपने कंपोनेंट्स के केस में यूज़ करना है तो आप उस कंपोनेंट्स के कमेंट्स के केस में यूज़ करना है तो आप कमेंट्स के कंपोनेंट को इस हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर पास करें और वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट आगे से आपको ये एबिलिटी दे कि वो आपका लॉजिक जो है वो उसमें भी वही हो, और अगर आपने लाइक्स को करना है तो लाइक्स के केस में भी आपका सेम लॉजिक ही यूज़ हो सके, ठीक है? तो इसलिए हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज़ करते हैं. इनफैक्ट अगर एक एप्लीकेशन में जितने ज़्यादा हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उतनी ज़्यादा वो उसमें रीयूजेबिलिटी ज़्यादा होती है. अगर आपने रिडक्स में कभी देखा हो, एक कनेक्ट के नाम से हम हर कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए रिडक्स से एक हायर ऑर्डर हर बंदा यूज़ करता है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि ये एक्चुअली हायर ऑर्डर कंपोनेंट है जो कनेक्ट होता है. किसी को पता है कनेक्ट का? जी. कोई शेयर करना चाहिए यार, इतना डमी हो के ना बैठे, थोड़ा सा जो है वो पार्टिसिपेट करें ताकि ये जो है ना इंटरेक्टिव सेशन हो सके. ऐसे तो हम ही बोलते जाएंगे या फिर अच्छा चले ये ऐसे है ना, अगर आपको आइडिया है तो फिर भी ठीक है, नहीं है तो फिर भी बताएं. नो आइडिया दैट टू मच, नो आइडिया दैट मच, आर नो आइडिया. जी, बाकी भी बताएं अगर आइडिया है या नहीं है. न्यू कंसेप्ट सेम, ठीक है, गुड है. और ठीक है, न्यू कंसेप्ट. जी, और कोई बताना चाहे? जी उसामा भाई, गो अहेड. अच्छा, तो मिसाल के तौर पे अब मैं एक पहले प्रॉब्लम बनाता हूँ, ठीक है? कि हमें क्यों ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है? मैं पहले एक प्रॉब्लम डिज़ाइन करता हूँ. श्योर. हायर ऑर्डर कंपोनेंट की आप वो आयरन मैन वाली एग्जांपल नहीं देंगे यहाँ पे? हाँ, वो आप तब तक दे दें, मैं तब तक ये कोड प्रोसीजर हाँ बताता यार, लाइक आयरन मैन का है आइडिया आपको? कुछ तो बोलो. अच्छा खैर, आयरन मैन जैसे आपने देखा होगा कि वो विदाउट अपने जो उसका वो एक कॉस्ट्यूम है पहने, जो आयरन मैन नहीं होता, जैसे वो कॉस्ट्यूम पहन ले तो हम उसे कहते हैं इट्स आयरन मैन. ओके, सो इसी तरह से कोई भी कंपोनेंट है जो वो अपना जो किसी जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट को रैप कर लेता है अपने में विद अपने सारे एट्रीब्यूट्स, अपने सारे लॉजिक्स के साथ, तो वो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बन जाता है. ठीक है. नो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं भी हुआ तो फिर भी आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं. मीनवाइल जो है ये इस एग्जांपल के बाद जो है ना आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. जी हूँ. सामा भाई,
कोई बना हुआ कंपोनेंट भी अगर है तो उससे भी चल जाएगा, जस्ट रिलेट कर देगा। अच्छा, अब लेट सपोज मैं एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, या फ़ोल्डर नहीं, एक सिंपल मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है? जिसमें मैं कहता हूँ जी लाइक कमेंट्स, ठीक है? अब इस केस में मैं क्या करता हूँ जी कि फाइल, अच्छा, कंपोनेंट भी नहीं बना रहा इधर, मैं कोड में चला जाऊँ। हाँ जी, देख लें, अगर आपके पास बना हुआ कोड है तो वहाँ से चलते। अच्छा चले मैं कोड से समझा देता हूँ, कहाँ टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया वैसे, जी, अभी तो और भी काफ़ी। अभी मेजर अच्छा मैं दोबारा से, सैयद बिलाल हैदर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं कहना चाह रहा था कि आपने क्लियर एक्सप्लेन किया। जी, जी। आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल हैं हम इनर में कर सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसी सिचुएशन है कि हम इनर के जो वेरिएबल है या जो वैल्यू है वो आउटर में यूज करने हो, तो इसके भी क्या लॉजिक बनेगी? वो हम यूज़ नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट में। इनर के लिए, इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना, स्कोप का एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में कि स्कोप क्या होता है, उसको जरूर पढ़िएगा। लेकिन जैसे उसामा भाई ने कहा कि आप नहीं कर सकते, तो इसका आंसर ये है कि हम नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, हम कर सकते हैं अगर आपने एक्सेस करना है कोई किसी फंक्शन के किसी इनर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो आपको सेम जैसे हम गेटर सेटर फंक्शंस बनाते थे ना ऊप में, कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, कि हम अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं और उसको गेटर सेटर फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हम अगर हमने किसी इनर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम एक फंक्शन बनाते हैं गेटर का, ठीक है? और उस गेटर फंक्शन के अंदर हम वो वेरिएबल पकड़ के रिटर्न करते हैं, और बाद में उस गेटर फंक्शन को हम कॉल करके उस वेरिएबल की वैल्यू पकड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम उसको कॉल नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? गुड है। अगर कहते हैं तो मैं ये चीज़ आपको कोड से समझा देता हूँ। नहीं, अभी के लिए ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक एक अच्छा लेंथी टॉपिक है हमारा, वो उस पर भी डिस्कस करते अच्छा चले, आपको मेरी स्क्रीन आ रही है? हैं। जी, स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अब मेरी मेरी मैं प्रॉब्लम मेरी ये है कि ये मेरा एक काउंट का कंपोनेंट है, कमेंट्स काउंट का कंपोनेंट है, जिसमें मैं कमेंट्स काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। हर हर बटन क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कमेंट्स काउंट कर रहा हूँ कि मेरे कितने कमेंट्स आए हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट पे, ठीक है? लेट्स सपोज मैं इसको कह लेता हूँ कि पोस्ट के कमेंट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हर एक कंपोनेंट के अंदर उसकी स्टेट बनाता हूँ, जिसमें उसका काउंट का वेरिएबल है और उसमें कुछ भी मैंने रखवाया, उसके बाद हैंडल चेंज में मैं उसकी काउंट की स्टेट अपडेट करता जाता हूँ, ठीक है? अब ये लॉजिक है जो कि अगर मैं लाइक्स के केस में भी बनाऊंगा, लाइक पोस्ट के केस में भी, तो उसके केस में भी सेम लॉजिक यूज़ करूंगा कि मैं एक स्टेट बनाऊंगा और उसके बाद उसको हैंडल चेंज में उसको स्टेट को अपडेट करता जाऊंगा, और बटन के ऑन क्लिक पे मैं ये उसकी स्टेट गेट करता जाऊंगा, ठीक है? तो ये वाला काम मैं रिपीट कर रहा था, दो कंपोनेंट्स में सेम लॉजिक है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं ये लॉजिक जो है इसको किसी किसी ऐसी स्पेस ऐसी जगह पे रख दूं जहां से मैं रीयूज कर सकूं दोनों जगहों पे, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब मैंने यहाँ पे ये एक एग्जांपल बनाई है जिसमें मैंने ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, ठीक है? अब हायर ऑर्डर कंपोनेंट की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह होती है कि ये एक कंपोनेंट ही होता है, ठीक है? और ये अपने अंदर किसी कंपोनेंट को लेता है, ठीक है? उसमें मजीद कोई इन्हेंसमेंट करके उसको अपने जो कंपोनेंट उसको पास किया गया होता है उसमें एज अ प्रॉप वो फंक्शनैलिटीज ऐड करके तो वापस फंक्शन रिटर्न कर देता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अब ये एच का सिंटैक्स है, ये मैंने कंपोनेंट पास किया, ठीक है? आगे मैं दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब इसके अंदर एक सिंपल जैसे हमारा वैसे एक कंपोनेंट होता है वैसे ही कंपोनेंट है, और उसके अंदर मेरी एक स्टेट है काउंट की, ठीक है? और उसमें मैंने हैंडल चेंज का एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है? और एट द एंड मैं करता हूँ कि मैं उस रैप्ड कंपोनेंट में जो मैंने पास किया था कंपोनेंट, उसमें मैंने प्रॉप सेंड कर दिए काउंट का भी और
हैंडल चेंज का भी, मतलब मैंने स्टेट भी रीयूज कर ली और हैंडल चेंज का फंक्शन भी रीयूज कर लिया। और अगर मैं जाके इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा, यहाँ यहाँ पे मैं विद काउंट फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, कंपोनेंट, और उसके अंदर मैं आगे रैप्ड कंपोनेंट, ये वाला रैप कंपोनेंट मैंने भेजा है इस वाले कंपोनेंट को, मतलब ये जो रैप कंपोनेंट आ रहा है ये वाला कंपोनेंट आ रहा है कमेंट्स काउंटर का, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी ये वैल्यूज भेज रहा है, ये देखें, ये रैप कंपोनेंट के अंदर काउंट भी भेज रहा है, ठीक है, उसकी स्टेट भी भेज रहा है। आप जितनी मर्जी स्टेट हो सकता है, यहाँ पे 5 या 10 या जितनी मर्जी स्टेट्स हो सकती थी, वो सब यहाँ से रिटर्न करें, और जितने मर्जी फंक्शंस, इवन आप क्लास के जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं उनको भी यहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं। आप हर वो काम कर सकते हैं जो कंपोनेंट में कर सकते हैं, और आप उनको डिफरेंट कंपोनेंट्स में वो लॉजिक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉप्स में से हैंडल चेंज का फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, और प्रॉप्स में से ही काउंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों फंक्शन में, ये कमेंट्स काउंटर में भी और लाइक्स काउंटर में भी मैं यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लिख रहा, स्टेट भी नहीं अपनी डिफाइन कर रहा, यहाँ पे मैं हैंडल चेंज फंक्शंस भी नहीं डिफाइन कर रहा, वो मैंने सिर्फ एक जगह पे ही डिफाइन किया है, ठीक है, सिर्फ इधर HOC में डिफाइन किया है, और आगे HOC ने एज अ प्रॉप उसमें कुछ एडिशन करके यहाँ पे तो उसी कंपोनेंट में वापस उसको रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो इस तरह मैंने उस लॉजिक को रीयूज कर लिया। अगर मैं अब वापस इसकी आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ ये जो ऊपर है ये है कि जो मैंने लॉजिक रीयूज नहीं किया और खुद किया है, मतलब दोनों कंपोनेंट्स में लॉजिक रिपीट किया है, तो उस केस में भी वो वैसे ही वर्क कर रहा है। और अगर मैंने ये HOC के साथ किया है तो उस केस में भी वो अपने अपने काउंट्स मेंटेन रख रहा है, ठीक है। अब यही सिनेरियो जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, बिग इमर्सिव में, वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था, तो जब मैंने ज्वाइनिंग दी थी तो फ़ौरन बाद इनका एक रिक्वायरमेंट आई थी कि इनके एक पेज था, मैं अगर यहाँ पे फीमेल नहीं है तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो टेरा विर्चुआ अगर आपने एप्लीकेशन देखी है तो वो थोड़ी सी उसमें आर्ट्स वगैरह के रिलेटेड है, तो वो मैं अगर आपको दिखा सकूँ, या उसके बगैर आपको सिर्फ मैं कोड दिखा देता हूँ। नहीं, जस्ट आप एग्जांपल दे दें, हम लाइव हैं फेसबुक पे। ओके, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ सिर्फ। अभी ये आपको मैंने सिंपल सी एग्जांपल दिखाई, लेकिन इवन के जो लाइब्रेरीज होती हैं मोस्टली वो भी HOCs पे ही बनती हैं, ठीक है। जिस तरह हमारी जावा या PHP में भी वैसे होता है, जावा या C# में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जिसमें जो ऊप ओरिएंटेड सारी लैंग्वेजेस हैं, उसमें हमारी जो सारी लाइब्रेरीज हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं एब्स्ट्रैक्शन पे, ठीक है, इंटरफेसेस पे और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे सारी लाइब्रेरीज डिपेंड कर रही होती हैं। इसी तरह रिएक्ट के अंदर मोस्टली लाइब्रेरीज जैसे रिडक्स है, जैसे और मुझे इस टाइम को याद नहीं आ रही, मोस्टली लाइब्रेरीज जो हैं वो इसी HOC के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, ठीक है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि जो अच्छा, अब इनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इनका एक पेज था, ठीक है, जो जिसमें क्या शो हो रहा था कि कुछ आइटम्स शो हो रही थी, ठीक है, और ऊपर एक सॉर्ट का बटन्स थे जो सॉर्ट करता था उन आइटम्स को, और उसके अलावा एक सेकंड में चार्जिंग पे लगाना है। ओके, मीनवाइल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो जरूर करें जब तक चार्ज लगा रहे हो। अच्छा, मैंने लगा लिया। ओके जी। अच्छा, अब इनका सिनेरियो ये था कि एक पेज है जिसमें कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है, और उसकी पेजिनेशन है, ठीक है, और सॉर्ट का ऊपर थोड़ा सा सेक्शन है, और उसके अलावा सर्च है, ठीक है। अब इनकी रिक्वायरमेंट ये आई कि हमने 3 और पेजेस बनाने हैं, ठीक है, जिनमें डाटा सिर्फ डिफरेंट होगा, सिर्फ जो मेन अंदर सेक्शन में डाटा आएगा वो सिर्फ डाटा चेंज होगा, बाकी तीनों में फंक्शनलिटीज़ यही रहेंगी और तीनों के राउट्स भी चेंज होंगे, ठीक है। अगर राउट्स चेंज ना होते तो फिर हम उसको किसी कोई एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना के वहाँ पे भी वो लॉजिक यूज़ कर सकते थे, इवन हुक्स के थ्रू भी हम इसको अचीव कर सकते थे, ठीक है। एक कस्टम हुक बनाते और उसमें वो लॉजिक सारा रीयूज़ कर लेते। लेकिन इस सिनेरियो में कि हमने कंपोनेंट्स भी 3 डिफरेंट बनाने हैं और 3 डिफरेंट राउट्स पे वो कंपोनेंट्स रेंडर करने हैं, ठीक है। इस सिनेरियो में HOC से अलावा कोई हम और सोल्यूशन हमें मिला ही नहीं था, ठीक है, और एट द एंड हम HOC से गए।
कि एचओसी में किया क्या कि अब लॉजिक हमारा तीनों पेजेस में, तीनों कंपोनेंट्स में सेम था कि हमने पेजिनेशन के केस में भी एक नया पेज नंबर रिटर्न करना था और उस पेज एपीआई ने उस पेज के अगेंस्ट पे कुछ डाटा रिटर्न करना था, ठीक है। और इसी तरह सॉर्ट भी हमने सेम करना था, लॉजिक सारा सेम था, ठीक है, लेकिन सिर्फ कंटेंट चेंज था और हमारा जो यूआरएल है वो चेंज था, ठीक है। उस सिनेरियो में हमने क्या किया कि हमने एक विद मार्केट प्लेस के नाम से एक राउटर एक हमने बना दिया एचओसी, ठीक है। उसमें अब ये देखें, उसमें ये सारी स्टेट है जो अब ये ऑल आइटम्स के नाम से एक कंपोनेंट है जो एक बिल्कुल सेपरेट पेज है, ठीक है। इसका राउट भी डिफरेंट है, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट रेंडर हो रहा है। और ये ऑक्शन आइटम्स का एक पेज है, एक मार्केट प्लेस ऑन सेल का, एक रिसेंटली सोल्ड का। अब ये चार डिफरेंट पेजेस हैं जिनमें लॉजिक सेम यूज हो रहा है, ठीक है। गुड। अब ओके उसामा भाई, इसको अगर हम इन सिंपल शॉर्टली हम देखें, अभी चूंकि हमें एक आवर हो गया है, सो हमने चीज़ों को वाइंड अप भी करना है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक तो चीज़ ये कि रीयूजेबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, कि बार बार आपने जो लॉजिक लिखने हैं, बार बार आपने जो स्टेट्स मैनेज करनी है, तो वो आप एक सिंगल कंपोनेंट में लिख के मैनेज कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो आज अगर इसकी किसी को नहीं जी आई जी, तो वो पूछ ले। अगर कोई क्वेश्चन सिंपल एग्जांपल मैंने है आपको तो दिखा दिया। प्लीज पूछ लें। असल में मैं ज़्यादा टाइम लेना चाह रहा हूँ रिएक्ट लाइफ साइकिल टाइम पे, काफी ज्यादा होगा। क्योंकि वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्ट लाइफ साइकिल। अभी चूंकि जो लोग फंक्शनल कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं उनका तो इस चीज़ से वास्ता नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे हैं या फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे या कल को उन्होंने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे काम करना है, सो उनके लिए जो है वो रिएक्ट लाइफ साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है रिएक्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिन्होंने तो फंक्शनल कंपोनेंट पे काम किया वो तो अभी हुक्स को यूज करके ये काम कर लेते होंगे, ठीक है, जिसमें यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है, यूज रिड्यूसर है, इस तरह से हुक्स को लेके वो कर लेते हैं। लेकिन जो लोग क्लास कंपोनेंट वाले एप्लीकेशन पे काम करेंगे उनके लिए रिएक्ट लाइफ साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सो द टॉपिक इज रिएक्ट लाइफ साइकिल। सर काइंडली फिर विद एग्जांपल से ही जो चलते हैं और एक एग्जांपल के साथ वो सारे विद इन 15 मिनट को कवर करने। ठीक है, हो गया, श्योर। अच्छा। अब मैं डायरेक्टली कोड पे जाता हूँ क्योंकि टाइम कम है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में यार इसका थीम चेंज करते हैं, ब्लैक में कर ले थोड़ा। ओके, हाँ अब थोड़ा थोड़ा फाइन। कोडर वाली फीलिंग आ रही है, इसको थोड़ा सा जूम कर ले। अच्छा, हाँ फिर अब लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं। जैसे अगर आपने किसी ने एंड्रॉयड पे काम किया हो तो हमारी हर स्क्रीन एक एक्टिविटी होती है, ठीक है, और हर एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल होता है कि अब वो इस टाइम एक्टिव है, वो पर्टिकुलर स्क्रीन, या वो स्क्रीन स्लीप मोड में जा रही है, ठीक है। वो सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं कि वो पूरा वर्क कैसे करती है एक्टिविटी। इसी तरह रिएक्ट में हर कंपोनेंट का एक लाइफ साइकिल होता है कि वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन उसकी किस तरह होती है। अब सबसे पहले जब कंपोनेंट हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर चलता है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर चलने के बाद हमारा रेंडर फंक्शन चलता है, ठीक है। और रेंडर फंक्शन रेंडर होने के बाद हमारा वर्चुअल डॉम बनता है और वर्चुअल डॉम के बाद एक्चुअल डॉम बनता है और हमारी सारी जो HTML है वो प्रिंट आउट हो जाती है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो हम लेट्स सपोज चाहते हैं कि हमने वो HTML तो रेंडर कर दी, अब HTML के अंदर हमने कुछ अगर कंटेंट रखना है तो वो कंटेंट हम कब रखें, तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपोनेंट विल माउंट। जो हम अगर आप फेमिलियर हैं यूज इफेक्ट से, तो हम अगर उसमें एम्प्टी आर्गुमेंट भेजें, एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे में एम्प्टी भेजें, तो ये हम सेम कंपोनेंट विल माउंट में कॉल करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, उसके बाद ये वाला कॉल होता है स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, लेकिन ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसकी कोई सिनेरियो बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन में है कि अगर आपके कोई न्यू प्रॉप्स चेंज हुए हैं, ठीक है, और आपकी स्टेट जो है वो प्रॉप्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है,
तो फिर ये इस फंक्शन में आप उसको मैप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, लेकिन आपने अगर खुद कुछ चेंज उसमें करके करना है तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़ नहीं होता। और ये जो लाइफ साइकिल मेथड है कंपोनेंट विल माउंट, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहते हैं कि कॉल इमीडिएटली बिफोर माउंटिंग अकर्स, कि माउंट कंपोनेंट माउंट होने से पहले ये फ़ौरन कॉल हो जाता है। लेट्स सपोज आपने कोई एनिमेशन वाला काम करना है, आपने कोई सॉकेट ओपन करनी है, सॉकेट वाला काम करना है, तो आप मोस्टली इसमें कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद लेट्स सपोज आपने कोई डाटा मंगवाना है, एपीआई आपका जो व्यू है एचटीएमएल है वो रेंडर हो गया है और आपने उसमें उसमें कुछ कंटेंट रखना है, ठीक है, और वो कंटेंट आपका आना है किसी एपीआई कॉल से, ठीक है। तो वो आप कंपोनेंट जब माउंट हो जाए, ठीक है, कंप्लीट, तो उसके बाद उसमें कोई एपीआई से डाटा ला के स्टेट में रख के तो वो डाटा आप उसमें रखवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इसी तरह ये सारे मेथड जो हैं ये हैं फर्स्ट टाइम रेंडर पे कॉल, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम रेंडर पे कॉल होते हैं। अब इसमें तीन तरह की रेंडरिंग होती है, इनिशियल रेंडरिंग, उसके बाद स्टेट अपडेट या प्रॉप अपडेट पे रेंडरिंग, ठीक है, तीसरे नंबर पे अनमाउंटिंग, ठीक है। अब पहले वाला सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि जब इनिशियल रेंडरिंग होती है तो ये तब ये 3-4 फंक्शन चलते हैं, कंस्ट्रक्टर गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, कंपोनेंट विल माउंट और कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, और रेंडर फंक्शन। ये इसका फर्स्ट टाइम इनिशियल का इनिशियल कंपोनेंट का लाइफ साइकिल है, ठीक है, इनिशियल जब वो रेंडर होता है। और उसके बाद लेट्स सपोज आपने उसकी कोई स्टेट चेंज की, लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन बनाया हुआ है और उस पर मैं ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ और उसके एक फंक्शन कॉल होने पे मैं स्टेट चेंज कर देता हूँ। अब जब स्टेट चेंज होती है तो ये हमें पता है कि स्टेट भी या स्टेट चेंज हो या प्रॉप चेंज हो तो हमारा कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है, दोबारा रेंडर हो के उसमें जो वैल्यूज़ अपडेटेड वैल्यूज़ हैं तो यूआई में वो अपडेटेड वैल्यूज़ स्टेट की और प्रॉप्स की शो होती हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब हम स्टेट अपडेट करते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट विल अपडेट, ठीक है, ये तब कॉल होता है जब हम कोई जब किसी कंपोनेंट की स्टेट या प्रॉप चेंज हो तो हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा लॉजिक हो सकता है कि हम चाहते हैं कि यार कि अगर स्टेट अभी डेव वीकेंड्स है ना, लेट्स सपोज अभी मेरी डेव वीकेंड स्टेट है और मेरा भी ऐसा लॉजिक है कि मैं कहता हूँ कि यार अगर दोबारा या कोई एक पर्टिकुलर अगर वो वैल्यूज एंटर करता है ना, लेट्स सपोज मैं एक इनपुट में वैल्यू रखी है और मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि अगर उस इनपुट में वो पाकिस्तान एंटर करता है ना तो वो मुझे पता लग जाए, ठीक है, तो वो चीज़ पर्टिकुलर मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ से प्रीवियस उसके नेक्स्ट प्रॉप्स मिल जाएंगे और नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। ये दो इसके आगे से मेथड होते हैं, गॉड, ठीक है। तो सॉरी मतलब वैल्यूज होती हैं, जब जैसे आप यहाँ देखें तो आपको नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट मिल जाती है इसमें, ठीक है, जब भी वो कंपोनेंट अपडेट होता है तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अब हम चाहते हैं कि अगर इनपुट में पाकिस्तान एंटर हुआ है तो हमें पता लग जाए, ठीक है, तो वो हम पर्टिकुलर लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा के अगर नेक्स्ट स्टेट में ये आ रहा है या नेक्स्ट प्रॉप्स में ये आ रहा है तो मैं कुछ अपना लॉजिक लिख सकूँ, ठीक है। अब इसी तरह कंपोनेंट डिड अपडेट है कि अगर वो जब कम्प्लीटली अपडेट हो जाएगा तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब जो तीसरे नंबर पे ये वाला जो है ना शुड कंपोनेंट अपडेट है, ये हम उस सिनेरियो में यूज़ करते हैं कि जब हम चाह रहे हों कि जब हमारी जो अपडेटेड जब हमने चेक करना हो कि हमारा कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। हमेशा जब हमारी स्टेट या प्रॉप चेंज होगा तो हमारा कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर होगा ही होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि अगर एक स्टेट में मैंने डेव वीकेंड्स रखा हुआ है, ठीक है, और दोबारा मैं उस स्टेट को जब अपडेट करता हूँ तो दोबारा मैं डेव वीकेंड्स ही रख देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली हमारी स्टेट अपडेट तो नहीं हुई, ठीक है, लेकिन चूंकि सेट स्टेट कॉल करने की वजह से हमारा रेंडर फंक्शन तो दोबारा चल गया ना, तो हमारा रेंडर फंक्शन फजूल में दोबारा चला है, ठीक है। रेंडर फंक्शन जितना कम चल सके उतना बेहतर होता है हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब इस केस में हम उस पर्टिकुलर लॉजिक को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमारी प्रीवियस स्टेट और न्यू स्टेट भी बराबर है, ठीक है, तो हम उसको री रेंडर ही ना करें। अब इस केस में अगर हम फॉल्स रिटर्न करेंगे तो वो कंपोनेंट अपडेट ही नहीं होगा, रेंडर फंक्शन दोबारा कॉल ही नहीं होगा। समझ लग रही है मेरी बात की? जी जी बिल्कुल, ठीक है। अब यही सेम उसके बाद जो रिएक्ट का जो 17 वेरिएंट था, मे बी 16
उसमें उन्होंने ये शुड कंपोनेंट अपडेट की जगह पे, अब शुड कंपोनेंट अपडेट में हम दो चीज़ें चेक कर सकते हैं। एक तो हम खुद भी ये इंटरनल भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी न्यू वाली स्टेट और न्यू वाले प्रॉप्स और प्रीवियस प्रॉप्स अगर तो बराबर हैं तो इसको रेंडर नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन रिएक्ट पहले करता था इसको, और फिर बाद में उसने रिएक्ट ने हमें प्योर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट दे दिया है कि अगर वो स्टेट्स और प्रॉप्स को बाय डिफ़ॉल्ट खुद चेक कर लेता है प्योर कंपोनेंट्स में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर हमारा कोई अपना लॉजिक है कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नेक्स्ट प्रॉप्स, जैसे प्रीवियस एग्जांपल थी कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र ने इनपुट किया पाकिस्तान, तो मैंने उसको ट्रैक करना है और मैंने चेक करना है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रैक करके मैं यही बता सकता हूँ कि मैं कंपोनेंट दोबारा रेंडर करना है या नहीं करना। यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ अपना लॉजिक लिख सकता हूँ, मैं एपीआई से कोई और डाटा मंगवाना है या कुछ भी और करना है, ट्रांजिशन करनी है, कुछ भी करना है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ यहाँ। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ उसको बताऊंगा कि मैंने फंक्शन को दोबारा रेंडर करना है या नहीं करना, ठीक है। और प्योर कंपोनेंट्स इससे नेक्स्ट आए थे जो सिंपल स्टेट और प्रॉप को सिर्फ ये चेक कर लेते थे कि प्रीवियस प्रॉप और न्यू प्रॉप्स या प्रीवियस स्टेट और न्यू स्टेट अगर इक्वल है तो कंपोनेंट दोबारा रेंडर ना हो, ठीक है। ये प्योर कंपोनेंट्स ये करते थे, ठीक है। ओके। आई होप कि क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं कोई चीज़ पर्टिकुलरली क्लियर नहीं हुई तो वो मैं समझा देता हूँ। जी, अगर किसी का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ लें। बाकी आई बिलीव कि जितना डीपली जाके उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया है, सब समझ तो आ गई है। अगर फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो इससे हट के कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप जो है वो चैट में पूछ सकते हैं। अच्छा, और अगर आप ओके। चाहते हैं कि मैं फंक्शनल का लाइफ साइकिल आपको बताऊं तो वो भी मैं एक कंपेयर करके आपको बता देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। जी। अच्छा, अब मैं फंक्शनल का लाइफ साइकिल, अगर यही काम हमने सेम अचीव करना हो फंक्शनल कंपोनेंट में, क्योंकि पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स थे और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स पहले सिर्फ डम कंपोनेंट्स थे, उनमें कोई स्टेट या उनमें कोई लाइफ साइकिल नहीं था, ठीक है। रिएक्ट 16 या मे बी 16 से पहले, ठीक है। और बाद में हुक्स इंट्रोड्यूस हुई और उसमें यूज इफेक्ट जो है वो सारा यही काम कर देती है जो हमारे ये सारे लाइफ साइकिल मेथड्स करते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल एम्प्टी अरे भेजें तो वो कंपोनेंट डिड माउंट वाला काम करती है, जो यहाँ पे डिड माउंट वाला काम है, ठीक है। वो एग्जैक्टली यही काम करती है। और अगर आप यूज इफेक्ट कॉल करते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी अरे, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही काम करती है जो कंपोनेंट डिड अपडेट काम करता है, ठीक है। आपको इसमें भी न्यू स्टेट और न्यू प्रॉप्स मिल जाते हैं, ठीक है, और आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट डिड अपडेट, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर, मैंने देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉप या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट चेंज होती है, तो वो आप उसके आर्गुमेंट में भेज दें तो वो उस पर्टिकुलर प्रॉप या स्टेट के चेंज होने पे ही सिर्फ ट्रिगर होगा, ठीक है। ये चीज़ उसमें पॉसिबल नहीं थी, उसमें आपको इफ्स लगानी पड़ती थी, लेकिन ये एक न्यू चीज़ है जो हुक्स ने इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। ओके। और उसके बाद कंपोनेंट अनमाउंट का यहाँ पे एक मिसिंग है कि एंड पे आपका कंपोनेंट अनमाउंट भी होता है। मतलब कि आप लेट सपोज एक स्क्रीन पे अभी एक कंपोनेंट देख रहे हैं और आप रिएक्ट आप किसी और यूआरएल पे गए हैं, किसी और स्क्रीन पे नेविगेट कर गए हैं, तो आपका जो पुराना वाला कंपोनेंट होता है वो अनमाउंट हो जाता है, ठीक है। वो अनमाउंट पे भी आप कुछ काम करना चाहते हैं, लेट सपोज आप चाहते हैं कि कोई एक यूज़र एक फाइल अपलोड कर रहा था, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि उसने अगर फाइल अपलोडिंग के दौरान अगर उसने नेविगेट कर लिया दूसरे कंपोनेंट पे तो वो मैं क्लियर कर सकूं, वो वाला एक्शन जो है वो बैकग्राउंड पे चलता ना रहे, वो मैं क्लियर कर दूं। या आप चाहते हैं कि आपने socket.io पे अगर काम कर रहे हैं तो आपने कोई एक पर्टिकुलर इवेंट जो है वो उसको लिसन कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कंपोनेंट अनमाउंट कर दिया और आप कंपोनेंट अनमाउंट करने के बाद भी उसको लिसन कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं, तो आप उसको वहाँ पे क्लियर कर दें, ठीक है। ये हम इसलिए कंपोनेंट अनमाउंट भी यूज़ करते हैं, उसको आप सिंपल ये ऐसे हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें आप अगर ये यूज इफेक्ट के अंदर रिटर्न के अंदर ये कुछ भी लिखेंगे ना वो एज अ कंपोनेंट अनमाउंट काम करेगा। सॉरी सॉरी, सैयद बिलाल, आपका क्वेश्चन है कोई? हेलो। जी सर, आपने ये यूज इफेक्ट कंडीशन की बेस पे रेंडर किया है, इसके अंदर ये फू वाला आप डिपेंडेंसी अरे पास करें, जी क्या जी इस जगह हम इस डिपेंडेंसी अरे के अंदर
टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? टर्नरी ऑपरेटर मतलब अगर ऐसे जी ऐसे जी 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 नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कहता। नहीं एक्चुअली बिलाल अब्दुल कादिर भाई, ये इसमें जितना भी आपका डाटा आ रहा होता है ना वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। सॉरी अब्दुल कादिर भाई रिपीट कीजिएगा, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि ये एम्प्टी अरे आती है, जो भी आपका डाटा आता है ना यहाँ पे स्टोर होता है। अगर ये हम अरे यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे तो वो जो एपीआई के थ्रू हम डाटा रिकॉल कर रहे होंगे वो क्या करेगा, एक लूप चल जाएगा, तो वो इटरेटिवली वो कॉल करता रहेगा। तो बिल्कुल ये एम्प्टी होगा, जो भी डाटा कॉल होगा यहाँ पे हमारा स्टोर होता रहेगा। नहीं, वो जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है उनका वो ये है कि डिपेंडेंसी अरे में बिलाल भाई हम जो है वो ऐसी मतलब कोई भी चीज रखें जो हम चेक करना चाह रहे हैं कि आइदर इसके चेंज पे हम जो है ये इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो इस पे हम टर्नरी ऑपरेटर अभी तक मेरे नहीं ख्याल से हम यूज करते हैं। आई डोंट थिंक सो, लेकिन मे बी अगर कर सकते हैं तो काइंडली आप बताएं कि जरूर। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच आप सब लोगों का काफी सर जी जी कस्टम हुक का कहा था आपको, कस्टम हुक अगर आप उसकी भी एक एग्जांपल हाँ यार, मुझे किसी ने कहा था कस्टम हुक की एग्जांपल, सो जरूर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं जो है ना कस्टम हुक की एग्जांपल दे, मैं रिएक्ट क्यूरी में की हुई है, मैं उसमें ही आपको जो है ना वो, ताकि आपको थोड़ा सा रिएक्ट क्यूरी का भी आइडिया हो जाएगा। मेरी स्क्रीन शेयर है तो बताइएगा। बिलाल भाई स्क्रीन शेयर है? उसामा भाई स्क्रीन शेयर है मेरी, आप चाहें आ रही है मुझे तो। जी ओके, सो नहीं, मुझे स्ट्रीम यार्ड पे नहीं आ रही। अच्छा स्ट्रीम यार्ड पे नहीं है, स्ट्रीम यार्ड पे मैंने स्क्रीन शेयर की है वैसे, सो अगर नहीं आ रही तो मुझे बताएं। नहीं है, मेरी भी फिलहाल हो रही है। आप वहां से करें जरा, बंद मैं करता हूँ, आप बताइएगा स्क्रीन शेयर है? अभी तक तो नहीं आई। क्यों नहीं आई यार, यहाँ पे तो वो कह रहा है यू आर इन द शेयर शो। हो रही है। ओके फिट है। अच्छा यार बिलाल भाई मैं आपको रिएक्ट क्यूरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ कि इसमें हम करते क्या है। एक जनरल की बनाते हैं, ठीक है, चैट में मैं वैसे साथ लिख भी रहा हूँ, जनरल की बनाई और उसके बाद हम एक जो है वो हुक लिखते हैं कस्टम, और उसके जो है वो सर्विस लिख देते हैं। अगर आपको रिडक्स का आइडिया है तो रिडक्स में हम क्या करते थे कि एक एक्शन लिखते थे, एक रिड्यूसर, और उसका स्टोर बनाते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, हम जस्ट एक की बनाते हैं, ठीक है, कस्टम हुक लिखी, उसकी सर्विस, जैसे रिड्यूसर में कोई एक्शन लिखते थे इस तरह से सर्विस लिखी और उसको जो है वो कर लिया। मैं कोड जो मेरे पास है उसी से चलूंगा और आपको उसी से जो है वो एक एग्जांपल दे दूंगा कि हमने जो है वो किया कैसे है। Okay. मैं जो करंटली जिस प्रोजेक्ट पे हूँ मैं उसी की एग्जांपल दे देता हूँ आपको ना, उसी में से। बहुत सिंपल है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपने जस्ट ये मेरे सामने वही आ गया। अच्छा, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सिंपल सर्विस लिखी है, ठीक है, ये जो आपको शो हो रही है, ठीक है, एक हुक लिखी जैसे कि यूज एंड पेमेंट मेथड, उसमें सिंपल मैंने क्या किया है कि एक की यूज कर ली और सर्विसेज में से वो सर्विस इंपोर्ट कर ली जो मैं यहाँ पे यूज कर, उसकी ऑन सक्सेस पे मुझे जो भी सेम एज इट इज जैसे आपने प्रोमिसेस में किया होगा या फिर कोई आप एंड पॉइंट एपीआई को हिट करते हुए कोई लाइक लिखते हैं ना कि ट्राई कैच लिखते हैं, तो इसी तरह से मैंने रिएक्ट क्यूरी में क्या लिखा कि ऑन सक्सेस पे मुझे वो डाटा दे के इस पाथ पे वो जो है वो पुश कर, ठीक है, और मुझे ये डाटा चाहिए था तो मैंने इसकी स्टेटमेंट डाटा हिस्ट्री डॉट पुश का तो आपको आइडिया होगा, उसमें मैंने कर दिया।
अगर वो नहीं है तो ये कंसोल, ठीक है। ये मैंने, अच्छा, जब भी आप कस्टम होते हैं इसका एक रूल है कि यूज का कीवर्ड आप जो है वो, उसामा भाई ये रूल है या क्या है इसमें, मतलब जरूरी लिखना होता है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी अच्छा, तो उसके बाद ये हमने एक सिंपल जो है वो सर्विस लिखी है कि पोस्ट करना है, उसमें गेट कर रहा है या पोस्ट कर रहा है, उसकी एक प्रोमिस सर्विस लिखी है, ठीक है। और जो कीज की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे हमने सेपरेट जो है इनकी कीज मैनेज की होती है, उसमें अगर जाएं तो ये कीज है, सिंपल कीज लिखी है डायरेक्टरी में। तो आई वुड सजेस्ट कि जो न्यू बिगनर्स लेवल पे है वो एक्ट क्यूरी को ही यूज कर लें, ज्यादा कॉम्प्लेक्स। बेसिकली सर जब आप समझा रहे होते हैं मीटिंग में तो जी 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 बिलाल बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिलाल आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रहे हैं या चैट में लिख दें। सो चलें जी, वाइंड अप करते हैं। बिलाल अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे व्हाट्सएप काइंडली कर दीजिएगा, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा तो हमें जो है वो आप लिंक्डइन पे भी जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। अगर इन पर्सन व्हाट्सएप कांटेक्ट में कोई है तो आप, या फिर हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं और उनसे जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच सर उसामा एंड Just ऑल one ऑफ question था। यार टाइम काफी हो गया है, सो आप एक क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास कोई सैम्पलिंग कोड हो जिसको हम फॉलो कर सकें तो वो कोई आप शेयर कर श्योर, सकते हैं। रिएक्ट क्यूरी का या किस चीज का? सॉरी, सैम्पलिंग कोड किस लिए पूछ रहे हैं आप, किस चीज का? तो मतलब जो वर्किंग हुई हो आपकी, या कोई आप कोड जिसको हम फॉलो कर सके जिसमें आपने प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग की हो कोड। श्योरली अब्दुल कादिर भाई, हम जो है मैं आपको जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा अगर आप मुझे वो व्हाट्सएप पे पिंग करते हैं। चले सर, आप जो ग्रुप में आपको मुझे आप लिंक्डइन से ज्वाइन कर, लिंक्डइन से रीच आउट कर लें यार। चले, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।